नमस्कार। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद बोपल इलाके में एएमसी द्वारा नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। अहमदाबाद शहर में 319 ऑक्सीजन पार्क और 303 गार्डन और अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के साउथ बोपल इलाके में अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने यहां वृक्षारोपण भी किया। अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया ये ऑक्सीजन पार्क लगभग 1900 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ बैठक के लिए आकर्षक गजेबो और खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद महानगर पालिका के द्वारा पिछले 5 साल के दौरान मिशन मिलियन ट्रीज अभियान के अंतर्गत कुल 75 लाख पेड़ लगाए गए हैं। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जहां उन्होंने वृक्षारोपण भी किया, तो वहीं ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। तस्वीरें अहमदाबाद से हैं, जहां नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे। उन्होंने पर वृक्षारोपण भी किया। तो वहीं तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से निर्माण कार्य का डिजिटल शुभारंभ किया, जिसमें महिला एवं बाल कल्याण मंत्री की विशेष उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में विकसित गुजरात से अग्रिम रहने वाली भावी पीढ़ी की सुदृढ़ नींव डालने का कार्य करेंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र बच्चे को आंगनबाड़ी में आने की प्रेरणा देने वाले प्रोत्साहक वातावरण का निर्माण करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के पालन पोषण का उम्दा कर्तव्य सकारात्मक दृष्टिकोण से निभाकर समाज के हित के लिए प्राप्त अवसर को सार्थक करें। निर्माण कार्य का डिजिटल शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान बताया गया कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि डिजिटल तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से इसका शुभारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में दर्ज की गई, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और तमाम बिंदुओं पर अहम जानकारी साझा करती हुई नजर आई। गुजरात के भावनगर में गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे किसानों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि देसी गाय के मूत्र गोबर आधारित प्राकृतिक कृषि को अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा और मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। गुजरात का प्राकृतिक खेती अभियान अब राष्ट्रीय मिशन बन गया है। भावनगर में 50,636 लोगों ने 41,257 एकड़ में जैविक खेती को अपनाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भावनगर जिले के अपने दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जैविक कृषि से जुड़े प्रगतिशील किसानों, किसान प्रशिक्षकों, समन्वयकों, सह समन्वयकों और जिले के उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि गुजरात का प्राकृतिक कृषि अभियान अब राष्ट्रीय मिशन बन गया है। भावनगर में जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से कड़े निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है और इसी के साथ किसानों को जैविक खेती का रुख करना
चाहिए। बता दें कि राज्यपाल देवव्रत भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और किसानों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान न उन्होंने लिया बल्कि किसानों से ये बात भी कही कि उन्हें अब जैविक खेती की ओर रुख करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जैविक कृषि अब एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। तस्वीरें भावनगर से हैं, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के बारे में भी चर्चा की। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितना हो सके उतना किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करें, जिससे रासायनिक खेती से दूर हटकर किसान जैविक खेती अपनाना शुरू करें। गुजरात के गांधीनगर स्थित राजभवन में गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। बता दें कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि जीवन में सुख का सबसे बड़ा आधार शांति है और शांति का आधार एकता है। अगर सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें, आपसी भाईचारे के साथ रहें और समर्पण भाव से एक दूसरे का सम्मान करें, तो हम एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बता दें कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि जीवन में खुशी का सबसे बड़ा आधार शांति है। शांति का आधार एकता है। जिस समाज, परिवार और देश के लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे की खुशियों के साथ ही बनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो समाज हमेशा खुशहाली से बढ़ता है और समृद्ध होता है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस का समारोह मनाया गया, जिसमें आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एकता के महत्व पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे एकता से देश में शांति बनाई जा सकती है। भारी संख्या में इस दौरान लोग शामिल हुए। तो वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए एकता और शांति के महत्व के बारे में बताया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक परिधान में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और तमाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। तो वहीं राज्यपाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित किया और एकता के महत्व पर जोर दिया। बता दें कि गांधीनगर में समारोह का आयोजन किया गया था। विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांधीनगर में राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं राज्यपाल के पहुंचने उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद यहां पर प्रतिभागियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तरोत्तर सुदृढ़ कर लोगों तथा उद्योग व्यापार जगत को सुगम बनाने परिवहन सेवा उपलब्ध का दृष्टि अपनाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में राज्य में 4 लेन सड़कों पर स्थित मौजूदा संकीर्ण पुलों और संरचनाओं के चौड़ीकरण के 11 कार्यों के लिए 467 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नागरिकों को यातायात के लिए आसान और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने तथा यातायात में तेजी लाने के उद्देश्य से इन सड़कों, पुलों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। गांधीनगर में सड़कों के चौड़ीकरण को राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि सड़कों के चौड़ीकरण से न केवल लोगों को आने जाने में आसानी होगी, बल्कि उद्योग और व्यापार के लिए भी यात्रा सुगम हो जाएगी और यहां पर उद्योगपतियों के लिए और व्यापारियों के लिए बेहतर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी गई है। कई विकास कार्य यहां पर करवाए जाने हैं। इस विकास कार्य का सीधा असर उद्योगपति और व्यापारियों को होगा, जहां एक तरफ आम लोगों को आने जाने में
आसानी होगी, आवागमन बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों और व्यापारियों के भी उद्योग करना सुगम हो सकता है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुजरात विधानसभा के छठे सत्र की जानकारी दी। जानकारी देते हुए कहा कि आगामी गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से होगा। 19 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 27 सीटें उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले दिन राज्यपाल देवव्रत के अभिभाषण के साथ 26 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के दूसरे दिन 20 फरवरी को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई वर्ष 2025-26 के लिए गुजरात का बजट पेश करेंगे। साथ ही प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि इस साल पेश होने वाला बजट अधिक अनुकूल और के विकास को नई दिशा देने वाला होगा। वर्ष 2025 गुजरात की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस सत्र में सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, विनियोग विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही मांगों और अनुपूरक मांगों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में आज कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें 2025-26 का जो बजट सत्र आने वाला है उसके लिए चर्चाएं की गई। बजट सत्र 19 फरवरी से लेके 29 मार्च तक चलेगा। उसमें कुल बैठकें 27 होगी और दिन 26 होंगे। पहला दिन राज्यपाल श्री के बजट भाषण से होगा। दूसरे दिन आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई 25-26 के लिए बजट रजू करेंगे और इस बार का बजट भी भारतीय डाक विभाग के द्वारा 26 जनवरी 2025 को गुजरात परिमंडल में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष डाक चौपाल की शुरुआत पोस्ट मास्टर जनरल कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक आवश्यक सरकारी और नागरिक केंद्रित सेवाएं पहुंचाना है, जिससे गुजरात के लोगों और सभी लाभार्थियों को लाभ होगा। बता दें कि कैंटीन सेवाओं के साथ साथ राज्य स्तर की विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का भी एक ही छत के नीचे लाभ उठाया जा सकता है। सरकारी सेवाएं आपके द्वार पर, वित्तीय सेवाएं, भुगतान बैंक सेवाओं, डीबीटी, ई कॉमर्स और निर्यात सेवाओं सहित सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने से लोगों को लाभ होगा। डाकघर अब केवल पारंपरिक डाक सेवाएं प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं। डाक विभाग ने अपने कार्यों का विस्तार किया है और अपनी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ बनाया है। खबर मेहसाणा से है, जहां डाक चौपाल का आयोजन 26 जनवरी के अवसर पर प्रस्तावित है। जिला डाक अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के अवसर पर डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला डाक अधीक्षक की ओर से बताया गया कि किस तरह डाकघर केवल पारंपरिक सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि अब डिजिटल तौर पर भी लोगों की मदद करने में अग्रसर है। तो 26 जनवरी के अवसर पर डाक चौपाल का आयोजन किया जाना है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर पूरी जानकारी साझा की गई। डिविजन हेड तरीके भारतीय टपाल विभाग द्वारा गत 20 જાન્યુઆરી 2025 થી 26 જાન્યુઆરી 2025 સુધી મહેસાણા જિલ્લાની સાથે ગુજરાતની તમામ પોસ્ટ ઓફિસો એટલે કે મહેસાણા જિલ્લાની 309 પોસ્ટ ઓફિસોમાં ડાક ચોપાલનું આયોજન કરવામાં આવે છે। ડાક ચોપાલની સાથે અમે 26મી જાન્યુઆરીએ તમામ બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસોની સાથે સબ પોસ્ટ ઓફિસોમાં પણ ધ્વજવંદનનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ। माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल અને માનનીય પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ શ્રી કૃષ્ણકુમાર યાદવ દ્વારા આની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ગવર્નમેન્ટ પણ ડે બાય ડે
गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के पास अवैध निर्माण हटाया गया। द्वारकाधीश मंदिर के सामने के इलाके में एक दुकान को तोड़ा गया और इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि द्वारकाधीश जगत मंदिर के पास 100 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया है। द्वारका नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को हटाया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारतीय सेना के जवान रोहित जीडिया देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। तमिलनाडु में नौसेना में कार्यरत 26 वर्षीय जीडिया रोहित भाई मशरूफ भाई का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार झालावाड़ के सायला तालुका के कोट्टा गांव के युवा शहीद रोहित जीडिया तमिलनाडु में सेवारत थे। शहीद की अंतिम यात्रा में सायला मामलतदार, पुलिसकर्मी, राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। मेहसाणा से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि कूड़ा उठाने के लिए भगवान राम के पोस्टर का इस्तेमाल किया गया। राम जन्मभूमि महोत्सव के दौरान बनाए गए पोस्टर्स का उपयोग कूड़ा उठाने के लिए किया गया। इस मामले में स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के पूर्व कार्याध्यक्ष के नाम का पोस्टर लगाकर कूड़ा उठाया जा रहा था। रामचंद्र भगवानना फोटानी अंदर आ कचरो नाखी ए योग्य ना कहेवाय। नगरपालिका कोई पण वस्तु एना माटे स्पेशल राखवी पड़े, आ योग्य नहीं। खराब कहेवाय। आ भगवानना फोटा पर तो पेलुं अपमान कहेवाय ने। भगवान શેનો હતો? रामचंद्र भगवाननो। भगवान श्री रामना पोस्टरमां भरातो હતો અયોધ્યાના। એટલે કેટલા અંશે યોગ્ય છે? બિલકુલ યોગ્ય નથી। ભગવાનના પોસ્ટર પર કચરો થોડો ભરાય। એમના સાધનો રાખવા જોઈએ। આ તો પોસ્ટરોથી અને પણ ધાર્મિક ભરાય એ યોગ્ય નથી। गुजरात द्वारका शहर के खंबालिया में मार्केट यार्ड में सुविधाओं में और वृद्धि होगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रोसेसिंग यूनिट को मंजूरी दे दी है। मार्केटिंग यार्ड के द्वारा ही खरीदी गई G20 मूंगफली की पेराई होगी। निर्मल ब्रांड नाम के तहत प्रतिदिन 450 डब्बा लीटर शुद्ध तिल के तेल के टीन का उत्पादन किया जाएगा। निर्मल ब्रांड अरंडी का तेल खरीदने वाले लोगों को 2 साल तक की सरकारी लिखित गारंटी दी जाएगी। समग्र गुजरात में प्रोसेसर यूनिटो स्थापीने तमाम एपीएमसीओ में दरेक एपीएमसी ना बजार विस्तार प्रमाणे जे चीज वस्तुओ आवती होय ते चीज वस्तुओनुं प्रोसेसिंग करीने समग्र गुजरात में आवेली तमाम एपीएमसीओ नी अंदर अहमदाबाद में आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा पोषण महोत्सव 2024 मनाया गया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी बहनों ने पोषण उत्सव के तहत टेक होम राशन और बाजरा से विभिन्न व्यंजन बनाए। मुख्य अतिथि के तौर पर अमराईवाड़ी विधायक हरमुख पटेल उपस्थित रहे। पोषण महोत्सव 2024 कार्यक्रम में माता यशोदा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लग गई, जिसके बाद रेल यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर ट्रैक पर खड़े होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक पर खड़े लोग सामने आ रही बेंगलुरु एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही इस भयानक हादसे से जलगांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना पचौरा और माहेजी के
पारधाड़े में हुई है। जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस ने ब्रेक लगाया तो पहियों से धुआं निकलने लगा, जिसके कारण यात्री पटरियों पर कूद पड़े। आरे पुलिस ने तंत्र विद्या के नाम पर महिला और नाबालिग लड़की का शोषण करने वाले आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ढोंगी बाबा का नाम राजाराम यादव है। बता दें कि ढोंगी बाबा का आरोप है कि वो बीमारी को ठीक करने के नाम पर महिला के साथ कर्म करता था और इसी क्रम में आरे पुलिस ने बाबा के खिलाफ पॉस्को की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने बताया कि आरोपी पेशे से रिक्शा चालक है। खुद को तंत्र विद्या का जानकार बाबा बताकर महिला के साथ 4 सालों से दुष्कर्म करा रहा है। खबर नायगांव से है, जहां वाकीपाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। बता दें कि गोलीबारी करीब 7 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गोलीबारी की नौबत आ गई। तो वहीं नायगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। कल शाम को एक गुना दाखिल हुआ था, उसमें से आज उस जगह का पंचनामा शुरू था। वहां पे आईओ और फिरियादी कंप्लेंट भी थे। अचानक से आरोपी पक्ष के लोग सामने आ गए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और उसी में आरोपी ने अपने पास जो 12 बोर की लाइसेंस वाली गन है उससे शूट किया। इसमें कुछ उनके बंदों ने कुछ ने स्टैबिंग भी किया। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां फर्स्ट फ्लोर से पार्किंग में खड़ी गाड़ी सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी गलती से रिवर्स हो गई, जिसके बाद कार पहली मंजिल की दीवार तोड़ते हुए सीधे नीचे आ गिरी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था। इस दौरान ड्राइवर ने गलती से फर्स्ट गियर लगाने के बजाय रिवर्स गियर लगा दिया, जिसके बाद दीवार तोड़ते हुए कार एकदम से नीचे गिर गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार के अंदर लोग भी सवार हैं। गोंदिया जिले के गंगाझरी के जूनेवानी में रात को गुंडों का आतंक देखने को मिला, जहां व्यापारी गौरव अपने मित्र आकाश के साथ निजी मित्र की शादी में पलाश रिसोर्ट दांडेगांव गए थे। वहां वो वापस लौट रहे थे तो रास्ता भटक गए और जुनेवानी गांव क्रॉस करते ही उनके सामने पल्सर गाड़ी दिखाई पड़ी, जिसमें 3 लोग सवार थे। रास्ता पूछने के लिए गाड़ी के शीशे नीचे किए तो मंकी कैप पहने अज्ञात 3 लोगों ने उनकी कनपटी पर बंदूक रख दी और उनके पास से और नगद मिलाकर करीब 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। और तो और एक राउंड गोली रिवॉल्वर से फायर की गई, जिसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद तिरोड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। महाकुंभ पधारे 13 जनवरी से 26